टॉपिक 2 IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट्स जो हैं उसके पेज नंबर 5 के टॉप पे देखें, आपको एक हेडिंग नजर आएगी, फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशंस। मिल गई आपको? चलिए, इन डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंटिटी शुड अवॉइड डबल काउंटिंग। पहला पॉइंट ये है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी है, मतलब किसी बिल्डिंग की फेयर वैल्यू देखनी है, तो हमने डबल काउंटिंग अवॉइड करनी। डबल काउंटिंग अवॉइड करने का क्या मतलब बताता हूं। डबल काउंटिंग अवॉइड कैसे करें? बाय नॉट कंसिडरिंग द डिफरेंट आइटम्स सेपरेटली विच आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर सेपरेट आइटम्स हैं उनको सेपरेटली कंसीडर ना करें। सच आइटम इंक्लूड्स लिफ्ट, एसीज, फर्नीचर एटसेट्रा। अच्छा, ये मैंने स्टार्ट कर दिया ना, अब मुझसे बाद में पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। जैसे कि इसका मतलब ये है कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर कहीं इधर लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट भी है, उसके अंदर कहीं एसी भी इंस्टॉल है और इधर कहीं फर्नीचर भी पड़ा है। तो अब इस पूरी बिल्डिंग रेडी टू यूज, इसकी प्राइस चल रही है लेट्स सपोज 100 मिलियन की, ठीक है जी। अब क्या हुआ है, आप क्या करते हो, अब इस 100 मिलियन के अंदर ना बिल्डिंग भी शामिल है, लिफ्ट भी शामिल है और उसके एसी, फर्नीचर सब कुछ शामिल था इसके साथ। ये तो नहीं करेंगे कि एक सेकंड ठहरे हम अपनी लिफ्ट निकालने, ऐसा नहीं था। अब आपने क्या किया, बिल्डिंग की फेयर वैल्यू लगवाई 100 मिलियन। आपने कहा भाई लिफ्ट है इसके अंदर, लेट सपोज जी 5 मिलियन की लिफ्ट है, इसके अंदर आपने कहा जी एसी लगे हुए हैं जी 3 मिलियन के, आपने कहा जी फर्नीचर पड़ा हुआ 2 मिलियन का, तो आपने कहा जी 10 मिलियन और ऐड कर लेते हैं, बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट है 110। अब अगर ये काम आपने कर दिया तो आपने डबल काउंटिंग कर ली ना, क्योंकि वो जो 100 मिलियन की फेयर वैल्यू थी वो पूरी बिल्डिंग, एसी, फर्नीचर, लिफ्ट के साथ ही थी। तो ये पॉइंट है, फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हुए आपने डबल काउंटिंग नहीं कर लेनी, इस पॉइंट का ये मतलब है। नंबर 2, once entity opts to use fair value model, it should be used for all investment प्रॉपर्टीज। ये हमने कॉस्ट मॉडल में भी यही पढ़ा था कि वंस आपने कॉस्ट मॉडल यूज कर लिया तो फिर आपको सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे रखनी पड़ेगी। अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर लिया तो यहाँ पर भी यही है कि आपको सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए अब फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। यहां से बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो वैसे तो अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है तो आपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है। इसको लगा ही लेते हैं यार। इसका कहाँ पर वो थेरी थोड़ी ज्यादा है, मैंने कहा कर लेते हैं। मुझे तो लगता है इसमें मुझे नहीं लगता ये लगेगा ये अभी नहीं, ये भी लग जाएगी, नहीं लगे ये इसमें लग जाएगी, ये डिफरेंट चीज है, नहीं लगेगी। नहीं है, ये तो यूएसबी है, ये लगा। एक सेकंड रुको, वहां से इधर से नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो।
ये लाइट्स ही ऊपर करते हैं ना, ये वाली जैसे उसमें की थी आपने। ना नहीं, चलती रहने में। ठीक। चल। अच्छा ठीक है, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था, इंडिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इशू क्या आ रहा है? लाइट का इशू आ रहा है, आप मुझसे क्यों जूम करवा रहे थे? अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एंटिटी शुड अवॉइड डबल काउंटिंग by not considering the different items separately which are part of investment property. Such items include lift, ACs, furniture, etc. अगला पॉइंट हमारे पास, once entity opts to use fair value model, it should be used for all investment properties. once आप अगर fair value model यूज करोगे तो आपको उसको तमाम investment properties के लिए यूज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, सिवाय ये दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के, यानी कि सिवाय दो केसेस में। व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट रिलायबली मेजरेबल, यानी कि फेयर वैल्यू पता ही नहीं लग सकती कि क्या है, तो फिर अब क्या करें, मजबूर है ना। वैसे तो फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए, मगर कोई एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके ऊपर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर ही नहीं की जा सकती। वो कोई दूर दराज इलाके में हमारा कोई मकान है और वो अकेला मकान है, उसकी पता ही नहीं चल रहा मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, तो इसमें क्या होगा, तो फिर उस चीज के लिए, सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए हम कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल के दिन तक हम उसके ऊपर कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात फिर याद रहे, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल ऑलवेज बी कंसीडर्ड जीरो। रेसिडुअल वैल्यू का ये मतलब है ना कि जब आपकी यूजफुल लाइफ एंड हो जाएगी तो हम इसको मार्केट में बेचकर कितनी वैल्यू हासिल कर लेंगे। आप तो ऊपर कह रहे हो मार्केट प्राइस पता ही नहीं चल सकती कितनी है, तो फिर रेसिडुअल वैल्यू फिर हमेशा क्या रखनी पड़ेगी, जीरो रखनी पड़ेगी ऐसी प्रॉपर्टी की, ये बात याद रखनी। नहीं नहीं, आपने फेयर वैल्यू मॉडल सिलेक्ट किया हुआ था, आपके पास 5 प्रॉपर्टीज थी, 4 की फेयर वैल्यू अच्छे तरीके से रिलायबली मेजरेबल है, एक की नहीं है रिलायबली मेजरेबल, तो फिर उस पे आप एक्सेप्शन के तौर पे आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हो। बट आपने ये बात मेक श्योर रखनी है कि फिर उसकी आपने रेजिडुअल वैल्यू हमेशा जीरो रखनी है, ये पॉइंट है। तो ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए यूज करना है एक्सेप्ट द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसकी फेयर वैल्यू नहीं पता लग सकती, उस पर कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं फिर। और नंबर 2, वेयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड फेयर वैल्यू इज नॉट रिलायबली मेजरेबल, क्योंकि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें अक्सर उनकी मार्केट वैल्यू नहीं पता चल रही होती कि क्या है, क्योंकि आपने कितना कंप्लीट कर लिया, कोई अभी ग्रे स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा हुआ, तो आपको नहीं पता मार्केट में कितने का बिकेगा, या मार्केट में आपको उस तरह का सिमिलर कोई आइटम ही नहीं मिल रही कि जिससे आपको पता चल सके कि आए हमारी एसेट की फेयर वैल्यू कितनी होगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही, तो उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी कॉस्ट मॉडल पर वैल्यू कर सकते हैं अंटिल द अर्लियर ऑफ, 2 तारीखों से पहले पहले तक। नंबर 1, इट्स फेयर वैल्यू बिकम्स अवेलेबल, जब उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल हो गई, या कंस्ट्रक्शन वर्क इज फिनिश्ड, या कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया।
मैं यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा उससे पहले पहले उसको आप कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हो, बट कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होने से पहले अगर फेयर वैल्यू पता चल गई तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू पे शिफ्ट करना पड़ जाएगा। बट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, अब आप इसको फेयर वैल्यू पे नहीं रख सकते। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है और हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो पहली कैटेगरी में नहीं है, तो लाजमी बात है कि उसकी फेयर वैल्यू पता चल जाएगी। हाँ, कॉस्ट मॉडल पे करेंगे, उस पर कॉस्ट तो लग रही है, उसको कॉस्ट मॉडल पे करेंगे तो नाउ कॉस्ट तो रिकॉर्ड होती जाएगी ना। अगर रेडी टू यूज ना हो और 2 साल लगते हैं एक मकान को बनने में, तो उस 1 साल के एंड पे आपको फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू नहीं करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन तो नहीं चार्ज होगी क्योंकि रेडी टू यूज नहीं है, बट कॉस्ट तो रिकॉर्ड करनी है ना। और फेयर वैल्यू के वो सारे रूल्स नहीं लगेंगे, वो जो हर अकाउंटिंग पीरियड में उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करना था, वो वाला रूल से बच जाओगे। ठीक है, यस, क्योंकि जब एक बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तब तो फेयर वैल्यू पता ही चल जाएगी। हाँ, और अगर आप कहते हैं कि बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तब भी फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही, तो फिर तो वो फर्स्ट सिनेरियो में फॉल कर गए ना, तो फिर भी उसको आप कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं। पढ़ लें इसको एक बार, इस पॉइंट को, फिर आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स। ठीक है जी, ट्रांसफर करना सीखना हमने। एक आइटम कहाँ कहाँ पड़ी हो सकती है, एक आइटम या इन्वेंट्रीज में क्लासिफाई हो जाती थी, या वो आइटम एक लैंड है, लेट्स सपोज एक लैंड है, अगर वो लैंड बेचने के लिए खरीदा था, शुरू में नियत की थी कि बेचने के लिए खरीदा, तो वो इन्वेंट्रीज में जाएगा। नियत ये है कि इसके ऊपर हमने खुद इस्तेमाल करना है, तो फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाएगा। और अगर हमारी नियत ये है कि नहीं यार इसको हमने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखना है, तो वो हमारी क्या बन जाती थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो एक ही लैंड है, अगर आपकी नियत इस्तेमाल करने की फर्क होगी तो उसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो अब ये भी तो हो सकता है बंदे के इरादे बदल जाए, नियत बदल जाए। शुरू में एक चीज को खरीदा था एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बाद में ख्याल है नहीं यार ऐसा करते हैं इसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेच देते हैं, या इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इसको खुद एक्वायर कर लेते हैं, खुद अपने ऑपरेशंस इसमें रन कर लेते हैं। तो क्या होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। और ये एक तरह का ट्रांसफर आप सीख के भी आए थे, आपको याद होगा जब आपने पीआरसी में इन्वेंटरीज का टॉपिक पढ़ा होगा, तो ऐसे इन्वेंट्री जो हमने शुरू में खरीदी थी बेचने के लिए, बट वो हमने खुद अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर ली, तो आपको याद है हम उसको इन्वेंट्री या परचेज एक्सपेंस से निकालते होते थे और हम उसको नॉन करंट एसेट क्लासिफाई कर लेते होते थे। और फिर एक बात थी कि भाई इसकी कॉस्ट जो है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट डेप्रिशिएट होकर अब एक्सपेंस में जाएगी, कुछ याद आ रही बात। तो वो भी एक तरह का ट्रांसफर ही था, तो यहाँ पर भी ट्रांसफर ही है। अब ट्रांसफर 3 चीजें हैं, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो होगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ट्रांसफर हो रही होगी, या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से एक आइटम कहाँ आ रही होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेंटरी में ट्रांसफर हो रही होगी, या इन्वेंटरी से शिफ्ट होकर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ रही होगी। तो ये ट्रांसफर के कुछ केसेस है, तो हम बारी बारी एक एक केस को डील कर लेते हैं। तो टाइप 1 इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स की टाइप 1 जो है वो क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंटरीज IS2 टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल। इन्वेंटरी से अगर हम ट्रांसफर कर दें अपनी इन्वेंटरी फेयर वैल्यू मॉडल पर, तो इसको हम किस तरीके से डील करेंगे ये हम पढ़ लेते हैं। तो इसकी टाइप, इसके कुछ स्टेप्स हैं वो आपने याद रखने। वो स्टेप्स क्या हैं,
मैंने लिख दी है ताकि आपको आसानी हो। प्रॉपर्टी shall be accounted for as inventories IS2 until the date of transfer। प्रॉपर्टीज को हम अकाउंट फॉर करेंगे इन्वेंटरीज के तौर पे until the date of transfer, कि जब तक कि उसको हम ट्रांसफर नहीं कर देंगे, जब तक कि हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर देंगे तब तक हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, IS2 इन्वेंटरीज। नंबर 2, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ट्रांसफर डेट शैल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू। तो जो ट्रांसफर डेट पे फेयर वैल्यू होगी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। एनी डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज गेन या लॉस इन P&L। और कोई भी डिफरेंस होगा अगर फेयर वैल्यू और इन्वेंट्रीज की कैरिंग अमाउंट में, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे गेन या लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी शैल बी अकाउंटेड फॉर अंडर IS 40 एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू। और बाद में हम प्रॉपर्टी को अकाउंट फॉर कर देंगे IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू पे। कैसे करेंगे इस स्टेप्स को देख लेते हैं एक छोटी सी आसान सी एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 4A। अच्छा, मुझे ना एक लाइट की जरूरत होगी जो मिनिमम चल जाए ताकि मैं उधर एक सोल्यूशन नोट कर लूं। हाँ, यहाँ पर ये भी आ जाएगा सेटअप, तो इशू होगा उधर, फिर भी स्पेस बेहतर है। अगर आप ये लाइट बेशक ऑफ करके वहां पे कोई लाइट नहीं है, इसको बंद, बल्कि ना आज नहीं तो कल बैठ के ना मेरे साथ आपने ना ये सेटअप करवा ही लेना है एक दफा, हम बैठ के ना सारा सेटअप कर लेंगे कहीं। सर ये दो लाइट्स एक बटन पे आप ये दो ऑफ करके ये दो ऑफ करें, ये ऊपर वाली चला दें। हाँ, आई गेस ये ठीक है, आप देखें जाके उस पर ठीक आ रहा है व्यू। ठीक, चलो एक सेकंड में कोशिश करता हूँ तुम लोगों को स्टेप्स भी नजर आए। हाँ, अच्छा, अकाउंटिंग ईयर है जनवरी टू दिसंबर, एन एंटिटी इज इन्वॉल्व इन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ प्रॉपर्टीज, इट ऑल्सो प्रोवाइड इट्स प्रॉपर्टीज ऑन रेंट। On 1st January 2020, property A was acquired for rupees 1000 to sell in ordinary course of business। Sell in ordinary course of business से क्या पता चला कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी और अब हम उसको क्या चाहते हैं, इन्वेंट्री के तौर पे रखें, बेच देंगे हम उसको। On 1st April 20, property A was given on rent for an annual rent of rupees 12। प्रॉपर्टी ये रेंट पे दे दी, एनुअल रेंट कितना था, 12 रुपए। तो क्या हुआ, इरादा बदल गया, नियत बदल गया, प्रॉपर्टी बेचने की बजाय हमने उसको रेंट पे चढ़ा दी। तो जिस दिन हमने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, हम उस प्रॉपर्टी को इन्वेंटरी से निकालकर कहाँ क्लासिफाई कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। अच्छा, रेंट शैल बी रिसीव्ड इन एरियर्स ऑन एनुअल बेसिस। ठीक है, रेंट एरियर्स में मिलेगा एनुअल बेसिस पे। एनुअल बेसिस में एरियर्स में मिलने का मतलब है 1 अप्रैल 20 से लेकर 1 अप्रैल 21 का जो रेंट होगा वो 1 अप्रैल 21 को जाके मिलेगा, अगले साल जाके मिलेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू मॉडल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर की जाती हैं। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए एट 1 अप्रैल 20 वाज रुपीज 1200। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए एट 31 दिसंबर 20 वाज रुपीज 1350। परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड इज यूज्ड। हमसे रिक्वायर्ड है पास अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर 2020। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप था प्रॉपर्टी शैल बी अकाउंटेड फॉर एज इन्वेंटरीज अंटिल द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो हम यहां पर एग्जाम्पल 4A के अंदर हम एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले 1 जनवरी 20 पे जब प्रॉपर्टी एक्वायर की है हमने, तो हम कहेंगे 1 जनवरी 20 डेबिट।
क्रेडिट। इन्वेंटरी, क्योंकि परपेचुअल मेथड है ना, अगर पीरियोडिक मेथड होता तो क्या करते, परचेज एक्सपेंस डेबिट कर देते, बट यहां पर क्योंकि परपेचुअल मेथड है तो मैंने इन्वेंटरी करंट एसेट डेबिट करनी है और मैं बैंक क्रेडिट कर लेता हूं। एक सेकंड रुके, ये नजर नहीं आ रहा, अच्छा क्या वजह है? नहीं, छोटे का इशू नहीं है। अच्छा, एक लाइट कोई पीछे से और चल सकती है, उस साइड की लाइट्स, फिर आप देखिएगा कैमरे में ठीक आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये लाइट का ना बिल्कुल रिफ्लेक्शन पड़ा है, इनको रिफ्लेक्शन की वजह से नजर नहीं आ रहा, या इस लाइट को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, वो आपके पास स्टिक नहीं है। रिफ्लेक्शन की वजह से। अच्छा, आप में कितने बच्चों को इशू आ रहा है? इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। अगर आप ऑन करेंगे लाइट्स तो फिर इशू होगा। अच्छा, वैसे कर दे। अब देखें, अब कुछ बेहतर है, सही सही। फिर भी ऑन कर दें इनके लिए, एक लाइट ऑन कर दें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 1 अप्रैल 20 आ गया और उसको रेंट पे दे दिया, एनुअल रेंट 12 के ऊपर। तो जब आपने उसको रेंट पे दिया तो क्या होगा, स्टेप नंबर 2 देखो, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ट्रांसफर डेट शैल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल। तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर डेट पे कॉस्ट बन जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो अब हम कहेंगे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 20, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफर डेट की एंट्री है। तो इस ट्रांसफर डेट पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कर देंगे किस पे, फेयर वैल्यू पे 1200 पे। और ये जो इन्वेंट्री आपने रिकॉग्नाइज की हुई थी, इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इन्वेंटरी करंट एसेट 1000 से खत्म हो गया। अब आप देखो तो यहाँ पे गैप बच गया है, कितना गैप बच रहा है, डेबिट पे बच रहा है, क्रेडिट पे, क्रेडिट पे कितना बच रहा है, 200। इस 200 को कह देंगे गेन ऑन ट्रांसफर। और ये गेन कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद बच्चों पीरियड एंड हो गया, पीरियड एंड हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अपडेट करना पड़ेगा उस पे फेयर वैल्यू पे, अब कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा है। तो वो हम देख लेते हैं 31 दिसंबर 20 के ऊपर हम क्या वैल्यू लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही है 1200 और फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है अब 1350। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गेन है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, नेट बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू आ रही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की 1350 और नेट बुक वैल्यू आ रही है 1200। कितना का गेन हुआ है,
150 का, तो 31 दिसंबर 20 पे हम एंट्री कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर 150 डेबिट कर देंगे, 150 गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, पी एंड एल में क्रेडिट। और रेंट रह गए 31 दिसंबर 20 को हम रेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। रेंट मिला नहीं है तो एक्रूड रेंट इनकम डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। कितने से जी? प्रॉपर्टी ए 1 अप्रैल 20 को दिया रेंट पे 12 एनुअल रेंट है। एनुअल रेंट कितना है? 12। तो पर मंथ कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अप्रैल से दिया, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स का रेंट एक्रू होगा? 9 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 9। तो एक्रूड रेंट इनकम 9 और रेंट इनकम 9 क्रेडिट। ये एक्रूड रेंट इनकम क्या होता है? करंट एसेट होता है। तो इस तरीके से इसकी एंट्रीज करेंगे। सही है बच्चों? अच्छा, अभी हमने पढ़ा था इन्वेंटरी से ट्रांसफर कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू। अब टाइप 2 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल थी, उससे इन्वेंटरीज में कैसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इसके भी स्टेप्स बहुत आसान है। स्टेप नंबर 1, प्रॉपर्टी शैल बी अकाउंटेड फॉर एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू अंटिल द डेट ऑफ ट्रांसफर। जब तक ट्रांसफर नहीं कर देंगे प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ट्रांसफर डेट शैल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑन ट्रांसफर डेट। ट्रांसफर डेट पे जो अब फेयर वैल्यू होगी उसे उसकी प्रॉपर्टी की, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट बन जाएगी। Any difference between net book value of investment property and cost of inventory shall be recorded as gain या loss in P&L और subsequently property shall be accounted for under IS2 inventories। और बाद में हम उसके ऊपर IS2 inventories follow करेंगे। इसके steps, इसका क्वेश्चन देख लो। अकाउंटिंग ईयर है जनवरी टू दिसंबर, एन एंटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ प्रॉपर्टीज, इट आल्सो प्रोवाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज ऑन रेंट। On 1st January 2020, property A was acquired for rupees 5,000 and on the same day provided on rent for 7 months। 1st January 20 को प्रॉपर्टी A हमने एक्वायर की है 5,000 रुपए की और उसी दिन हमने उसको रेंट पे दे दिया है 7 मंथ्स के लिए। तो अब हमने प्रॉपर्टी ए को रेंट पे दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करेंगे। मंथली रेंट है 15 एंड रेंट शैल बी रिसीव्ड ऑन 31 जुलाई 2020। मंथली रेंट 15 है, रेंट रिसीव होगा 31 जुलाई 20 को। ऑन 1 अगस्त 20 को क्या हुआ? प्रॉपर्टी ए वॉज वेकेटेड बाय द टेनेंट एंड नाउ एंटिटी डिसाइडेड टू सेल इट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ट्रांसफर डेट क्या है? 1 अगस्त। इस दिन जो भी फेयर वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, वो इन्वेंटरी की क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी।
Investment properties are measured at fair value model. Fair value of property A on 1st August 20 was rupees 5430. और ये जो फेयर वैल्यू है ट्रांसफर डेट की फेयर वैल्यू है. प्रॉपर्टी ए वॉज सोल्ड टू कस्टमर ऑन 15 सितंबर फॉर रुपीज 5600. ये प्रॉपर्टी ए हमने कस्टमर को बेच दी 5600 की 15 सितंबर 2020 को. और एबीसी कंपनी फॉलो करती है परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड. रिक्वायर्ड है अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर 2020. अच्छा बच्चों, सवाल क्लियर है आपको? चलो जी, सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय की है तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर ही रिकॉर्ड करेंगे. और 1 जनवरी 2020 प्रॉपर्टी ए वॉज एक्वायर्ड फॉर रुपीज 5000. हम इसको 1 जनवरी 20 पे रिकॉर्ड कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और बैंक 5000 से. और उसी दिन हमने इसको रेंट पे भी दे दिया 7 महीनों के लिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक. तो मंथली रेंट था 15 और रेंट रिसीव होगा 31 जुलाई 2020. तो यहाँ पर हम 31 जुलाई 20 पे एक एंट्री पास कर लेते हैं. जो हमें रेंट रिसीव हुआ बैंक डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट. अब मंथली रेंट था 15 और हमें मिला है 7 महीनों का रेंट. 15 इंटू 7 105. उसके बाद 1 अगस्त को प्रॉपर्टी ए वेकेट कर दी टेनेंट ने और हमने डिसाइड किया कि इसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचेंगे, यानी कि इसको इन्वेंटरीज के तौर पे क्लासिफाई कर लेंगे. तो उसके अंदर क्या होता है कि फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ट्रांसफर डेट शैल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज ऑन ट्रांसफर डेट. तो हमने करना यह है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से अपनी प्रॉपर्टी को शिफ्ट करना है इन्वेंटरीज में. तो ये एक तो बड़ी सिंपल चीज है, ये आपको याद रखना है. 1 अगस्त 20 को हमने इन्वेंटरी करंट एसेट को डेबिट करना है और हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट करना है, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करना है और इसको ट्रांसफर करना है. तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो भी नेटबुक वैल्यू आ रही होगी उससे ट्रांसफर करेंगे. तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही है 5000, उसकी बुक्स में वैल्यू आ रही है तो रिमूव कर देंगे 5000 से. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिमूव कर दी. इन्वेंट्री रिकॉर्ड किस पे करें? 5000 पे कर ले? नहीं, जो फेयर वैल्यू ट्रांसफर डेट पे होगी वो इन्वेंट्री की कॉस्ट बनेगी. तो फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए ऑन 1 अगस्त वाज 5430. तो इन्वेंट्री करंट एसेट डेबिट कर देंगे 5430 से. तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कर लेते हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है? 430 क्रेडिट साइड पे बच रहा है 430. इसको हम कह देंगे गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में. उसके बाद क्या हुआ? हमने 15 सितंबर को ये इन्वेंट्री बेच दी. तो 15 सितंबर 20 को हम एंट्री करेंगे बैंक डेबिट और सेल क्रेडिट. इन्वेंट्री की कितने की बेची है कस्टमर को? 5600 की. तो सेलिंग प्राइस के ऊपर ये एंट्री करेंगे 5600. और क्योंकि परपेचुअल मेथड है तो इस इन्वेंट्री को इन्वेंट्री से निकालकर कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी ट्रांसफर करना होता है. परपेचुअल मेथड में पता नहीं एडिशनल एंट्री करते हैं हम. तो 15 सितंबर 20 को हम क्या करेंगे? इन्वेंटरी करंट एसेट खत्म कर देंगे अपना ये
कितने से आपने रिकॉर्ड किया होता? 5430 से ना, तो 5430 से ये इन्वेंटरी खत्म हो गई, 5430 और 5430 से ये हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर। अच्छा बच्चों, टाइप 3 पे चलते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू IS 40 to property plant equipment at cost model IS 16. एग्जाम्पल 6 करते हैं। स्टेप्स क्या है, वही आसान है।
प्रॉपर्टी को IAS 40 से IAS 16 में लेके जा रहे हैं ना, तो पहले प्रॉपर्टी को जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाएगा IAS 40 करेंगे। उस दिन क्या करेंगे, ट्रांसफर डेट पे जो फेयर वैल्यू होगी वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट बन जाएगी। एनी डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड नेट बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी रिकॉर्डेड एज गेन या लॉस इन P&L, और सब्सिक्वेंटली बाद में प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, तो एग्जाम्पल नंबर 6, अकाउंटिंग ईयर January to December. An entity is involved in selling and buying of properties. It also provides its properties on rent. On 1st January 2020, property A was acquired for rupees 8,000 and on the same day provided on rent for 6 months. यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे हमने उसको रेंट पे दे दिया। मंथली रेंट was rupees 20 and rent shall be received 6 months in arrears on 1st July 2020. ठीक है, on 1st July 2020, property A was vacated by the tenant and entity decided to shift its admin office in the property A. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको एज ऐसा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यूज करेंगे, एडमिन पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, IAS 16 में फॉल करेगी प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए ऑन 1st July 20 यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए ऑन ट्रांसफर डेट वाज रुपीज 8400, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट बन जाएगी इनिशियली। और एंटिटी यूजेस cost model for its buildings and depreciation is charged 10% on straight line method। यानी कि यहाँ पर अब उसने ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का रेट दिया है कि बिल्डिंग पे कॉस्ट मॉडल फॉलो किया जाता है और डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड पर चार्ज होती है। रिक्वायर्ड है पास अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर 2020। तो यहाँ पर हम 1st January 20 को प्रॉपर्टी ए बाय किया तो वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1st January 20 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, बैंक क्रेडिट। $8,000 और इसी दिन इसको किराए पे दे दिया। ठीक है, मंथली रेंट 20 और 1st जुलाई को मिलना है, तो 1st July 20 को हम कह देंगे भाई बैंक डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। मंथली रेंट 20 है, 20 into 6 120, ये 120 की हमारी रेंट इनकम आ गई। 1st जुलाई को प्रॉपर्टी को शिफ्ट करना है, ये 1st July 20 को ट्रांसफर भी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 में रिकॉर्ड कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 8,000 से रिमूव कर देंगे क्योंकि उसकी नेट बुक वैल्यू 8,000 आ रही है, उससे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिमूव कर देंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने पे रिकॉर्ड करें, 8,000 पे ही कर ले। उसकी जो फेयर वैल्यू आ रही है 8,400 पे डेबिट और यहाँ पे दोबारा से 400 बच गया इस साइड पे, ये क्या बन गया, गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, गेन रिकॉर्ड करने। अगर डेबिट पे आंसर आएगा तो लॉस ऑन ट्रांसफर है, क्रेडिट पे आंसर आ जाएगा तो गेन ऑन ट्रांसफर है। अच्छा भाई, अब इसके बाद क्या होगा, बस हो गया एंट्री से कोई और एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन होगी क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन चुकी है। जब तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू थी तब तक तो डेप्रिसिएशन नहीं होनी थी, बट जब वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन गए तो उसको डेप्रिशिएट भी होना है। तो यहाँ पर हम 31st December 20 पे एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से हम कहेंगे भाई 8,400 कॉस्ट है, रेसिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई तो छोड़ दो, होती तो माइनस कर देते। अच्छा, रेट है 10%, इस पे 10% लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से क्योंकि 6 महीनों की डेप्रिसिएशन आएगी। 420 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 420 से क्रेडिट। अच्छा भाई, आपका पिछले टॉपिक से क्या सवाल था, पूछो। रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा हो, ठीक है, हाँ
नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। रिवॉल्यूशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, रिवॉल्यूशन लॉस को कुछ भी नहीं करेंगे, पड़ा रहने दो P&L में। ठीक है, एक चीज देखो ना, एक चीज, अच्छा हाँ चलो ये समझ आ गया ना पॉइंट, आगे पूछो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वो तो मैंने बता दिया ना कि इस केस में नहीं लेनी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, या ये आप डिटेल में पढ़ो ना फिर, या मुझे दिखा दो। ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा बच्चों, ये केस ट्रांसफर का बहुत इंटरेस्टिंग है अगला, क्योंकि इसमें थोड़े से डिफरेंट स्टेप्स हैं। अभी हमने पढ़ लिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेंट्री में ट्रांसफर होते तब कैसे करेंगे, इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करेंगे तब कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल लेके जाए तब कैसे करेंगे, और अब ये है ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट कॉस्ट मॉडल टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू। तो अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे कॉस्ट मॉडल फॉलो होता है और उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल भी लेके जाएंगे तो कैसे करेंगे ट्रांसफर को रिकॉर्ड। नहीं, नहीं होती। अच्छा, property plant and equipment shall be accounted for under IS 16 property plant equipment at cost until the date of transfer। प्रॉपर्टी को काउंट फॉर करेंगे IS 16 के अकॉर्डिंगली जब तक कि उसको ट्रांसफर नहीं कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 देखो, ये डिफरेंट है। ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, हमने पढ़ा था डेट ऑफ ट्रांसफर पर फेयर वैल्यू जो होगी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट बन जाएगी, जो वैल्यू होगी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट बन जाएगी, यही होना चाहिए था। और जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की नेटबुक वैल्यू आ रही होती है वो खत्म कर देते और गेन या लॉस आता P&L में डाल देते, यही होना चाहिए था। बट यहाँ डिफरेंस है, ट्रांसफर के डेट पे प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करोगे अब आप अंडर IS 16 रिवैल्यूएशन के रूल्स के मुताबिक, और रिवैल्यूएशन गेन या लॉस को अकाउंट फॉर करेंगे अंडर IS 16 रूल्स। यानी कि अगर तो रिवैल्यूएशन पे लॉस आ गया तो वो तो P&L में चला जाएगा, बट अगर गेन आ गया तो कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। अब गेन P&L में नहीं जाएगा इस ट्रांसफर के ऊपर, याद रखना। और उसके बाद फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन ट्रांसफर डेट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट फेयर वैल्यू ही बन जाएगी। और सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी शैल बी अकाउंटेड फॉर एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू, और बाद में प्रॉपर्टी को हम अकाउंट फॉर करेंगे एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू पे। इसका सवाल कराता हूं, आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल 7A देखो। 7A की रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है हमने 2018 एंड 19 की, और हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं SOCI एंड SOFP के फॉर 2018 एंड 2019। ठीक है। इफ दो केसेस है, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए ऑन 31st आना चाहिए था, 31st December 19 इज ₹2750, और बी ऑप्शन है फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए ऑन 31st December 19 इज ₹2000। तो इन दोनों केसेस में हमने इस सवाल को हल करना, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे।
अच्छा अच्छा। एग्जाम्पल 7A। फर्स्ट जनवरी 18 को प्रॉपर्टी ए एक्वायर की है हमने फॉर ₹2500 फॉर इट्स हेड ऑफिस। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को मेजर करते हैं हम कॉस्ट मॉडल पे, ठीक है। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट जनवरी 18 को हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। हमने खरीद ली प्रॉपर्टी 2500 की। उसके बाद 31 दिसंबर 18 आया, हमने प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी आई होगी? 2500 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स है यूजफुल लाइफ, पूरी आ गई, डिवाइडेड बाय 10, 250। अच्छा बच्चों, इसमें अगला साल आ गया, 2019 आ गया। 2019 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो जब 2019 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, इसको मैंने तुम लोगों को आसान करके ना एक टेबल बनवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए वो क्या रहा है, ठीक है जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, नेट बुक वैल्यू, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैसे चल रही है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यू कैसे चल रही है। फर्स्ट जनवरी 18 को हमने बाय किया 2500 का, ठीक है। 31 दिसंबर 18 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है इस पे 250 की। तो हमारे पास 31 दिसंबर 18 पे बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ गया कितना? 2250। वेरी गुड। अब ट्रांसफर हो रहा है, एसेट ट्रांसफर कब हो रहा है? एसेट ट्रांसफर हो रहा है 30 जून को, क्योंकि हेड ऑफिस कहीं और शिफ्ट कर लिया और प्रॉपर्टी ए रेंट पे दे दी है। तो अब क्या करेंगे, ट्रांसफर डेट से पहले पहले हमने क्या लगाना होता है? कॉस्ट मॉडल लगाना होता है, सही है। अगर स्टेप्स देखो जाके, तुम लोगों के पास नोट्स नहीं, उसमें देख लो स्टेप्स क्या लिखे हैं। सबसे पहले ट्रांसफर से पहले पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना है। तो कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना है तो फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी पड़ेगी 30 जून तक एसेट की जितनी बनती होगी। तो 30 जून 19 को हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 250। 250 तो पूरे साल की है ना, इंटू 6/12 कर दो, 125 ऐसे डेप्रिशिएट हो जाएगा। यहाँ मैं एंट्री भी कर देता हूँ साथ, 31 दिसंबर सॉरी 30 जून 19 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी? 125। सही है जी। अब क्या करना था? ऊपर आओ, ये देखो स्टेप्स। प्रॉपर्टी को सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी शैल बी अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट कॉस्ट अंटिल द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है जी।
ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इज रीवैल्यूड अंडर IAS 16। रिवैल्यूएशन के 3 स्टेप्स होते थे, याद है IAS 16 में? सबसे पहले आप क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। नंबर 2 आप रिवैल्यूएशन गेन लॉस कैलकुलेट करते थे। नंबर 3 रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करते थे। तो अब मैं स्टेप नंबर 2 कर रहा हूँ, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इज रीवैल्यूड अंडर IAS 16 रूल्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा बैलेंस बिफोर रिवैल्यूएशन। मुझे यहाँ पे 30 जून 19 पे निकालना पड़ेगा बैलेंस बिफोर रिवैल्यूएशन। वो कितना आ गया, 20 याद है? अच्छा, उसके बाद मैं एलिमिनेशन करता था। अच्छा जी, तो 30 जून 19 पे एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन कैसे होती थी? एलिमिनेशन का इम्पैक्ट नेट बुक वैल्यू पे नहीं नजर आता था, याद है? बट आपको पता होना चाहिए कि 2 डेप्रिसिएशन थी, यानी कि मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम नहीं बनाया, बट आपको पता नहीं चल रहा कि टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर एलिमिनेशन कितनी होगी? 250 प्लस 125 इक्वल्स टू 375। तो 375 की मुझे यहाँ पे एंट्री पास करनी पड़ेगी। 30th यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, 30th जून 19 एलिमिनेशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट। 375। उसके बाद चेक करो फेयर वैल्यू क्या बननी थी ट्रांसफर डेट के ऊपर। द क्या रेंट, अभी तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट चल रहा है, अभी पहले उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने तो दो, फिर रेंट पे चलते हैं, ठीक है? तो रेंट भी देख लेते हैं बाद में। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए ऑन 30 जून 19, ट्रांसफर डेट पे फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2600। तो 2600 फेयर वैल्यू है, 2600 फेयर वैल्यू है, और बैलेंस बिफोर रिवैल्यूएशन कितना है? 2125। तो मुझे बताओ फेयर वैल्यू गेन आता है लॉस आता है? गेन आता है ना। 30 जून 19 रिवैल्यूएशन गेन, फेयर वैल्यू थी 2600 माइनस 2125, 475। अच्छा जी, इसके बाद हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और हम कहेंगे 30th बैलेंस आफ्टर रिवैल्यूएशन, 30th जून 19 बैलेंस आफ्टर रिवैल्यूएशन क्या होगा? 2125 और 475 ऐड करो 2600। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है फेयर वैल्यू के ऊपर अपडेट हो जाता है। अच्छा, एलिमिनेशन के बाद रिवैल्यूएशन गेन की एंट्री क्या होगी? 30th जून 19 पे, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट कितने से? 475 से। और रिवैल्यूएशन गेन कहाँ जाता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाता है OCI के अंदर, 475। इसके बाद क्या होगा? रिवैल्यूएशन करके
उसके बाद स्टेप्स क्या थे, देखो स्टेप्स क्या थे। स्टेप ये था, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 हमने कर लिया। स्टेप नंबर 3 क्या है, फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन ट्रांसफर डेट। तो ये जो फेयर वैल्यू थी 2700, ये जो 2600 है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे। 30 जून 19 ट्रांसफर की एंट्री। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से अमाउंट निकालेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में अमाउंट वैसे ही 2600 आ रही है, उसकी कॉस्ट में भी 2600 आ रही होगी अगर आप टेबल बनाओगे, क्योंकि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो हमने सारे एलिमिनेट कर दी हुई है। तो यहां से निकालेंगे 2600 और 2600 हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट बना देंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। और इस केस में बच्चों कोई गेन लॉस नहीं है, क्योंकि वो गेन लॉस अगर आना था तो वो हमने रिवैल्यूएशन में ही एडजस्ट कर दिया हुआ था। तो अब इस केस में कोई गेन या लॉस नहीं आएगा। ये हो गई ट्रांसफर। यहां पे अगर टेबल में प्रेजेंट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो कि आप लिख दो नेट बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नेट बुक वैल्यू। टेबल में हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, हम कहते हैं 30 जून 19 पे ट्रांसफर हुआ, 2600 यहां से खत्म हो गए। या अगर आप इसी टेबल को कंटिन्यू करना चाहते हो बट फिर याद रखना कि आप इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा देनी, वो भी ठीक है। 2600 यहां से निकालो, 2600 इधर लिख दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट नेटबुक वैल्यू की वैल्यू में। ये जो आपने ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद डेप्रिसिएशन तो नहीं होती इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू को पे। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अब 31 दिसंबर 19 पे बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या आएगा। अगर तो पार्ट ए कराता हूं मैं, अगर वो कहते हैं कि आपने दोनों सूरतों में निकालना था, ये है फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए ऑन 31 दिसंबर 19 इज 2750। ठीक है, तो अगर तो 2750 होता तो ऑप्शन ए करा रहा हूं अभी। ठीक है, बेशक इधर आप लिख लो 7A का, अभी हम ए पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट भी करवा देता हूं। तो इस केस में बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या आना चाहिए, फेयर वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए। किस पे आना चाहिए, 2750 पे। तो जब ये 2750 पे आएगा तो 150 यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 19 पे फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 150, उसकी एंट्री पास कर देता हूं, इधर ऊपर ले जाते हैं यार। ओके, ये इधर एक हो जाएगी 31 दिसंबर 19 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में डेबिट 150 और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 150 से। और लास्ट क्या रह गया, रेंट। अच्छा जी, मंथली रेंट पे चढ़ाई हुई हमने 15 रुपए पे, और रेंट रिसीव होगा हाफ ईयरली बेसिस पे 31 दिसंबर और 30 जून पे। तो 31 दिसंबर पे रेंट भी मिल जाएगा। कर देता हूँ इधर छोटी सी, 31 दिसंबर 19 को बैंक डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट कितना, 15 है इंटू 6, कितना 90 से बैंक डेबिट, रेंट इनकम 90 से क्रेडिट। तो ये बच्चों आपकी एंट्रीज होंगी इधर। ये भी हमने ए पार्ट किया। सर टेबल में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के टेबल बना रहे हैं। बनाने को चाहो बना लो, कोई मसला नहीं। बट अगर आपको इसी तरह तरीके से पता चल रहा तो हम क्यों ना अपने 1-2 मिनट बचा लें।
अच्छा, ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस आ गया, इसका क्या करें? ये जो हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस पे लेकर बैलेंस निकाल लिया है, इसका क्या करें? और ये स्टेप्स ऐसे करते क्यों है, मुझे तुमने याद कराना, मैं क्लास के एंड में बता के जाऊंगा, इसके लॉजिक बता के जाऊंगा कैसे किया क्यों है। नहीं जाएगा? ये देखें क्या लिखा है, एनी लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू आफ्टरवर्ड्स shall not be adjusted from revaluation surplus। ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ना, ये आता रहेगा, इसमें से कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होगा। अभी हम करेंगे बी पार्ट, उसमें आपको नजर आएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस शैल स्टैंड अंटिल द एसेट इज डिस्पोज। वो रिवैल्यूएशन सरप्लस ऐसे ही आता रहेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी नहीं होनी कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से निकल जाए। ये फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, वो ऐसा ही रहेगा जब तक ये एसेट क्या डिस्पोज ना हो जाए। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट मॉडल फॉलो करते और डेप्रिसिएशन निकाल भी लेते, तब भी कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं थी, क्योंकि वो फेयर वैल्यू, ये तो कॉस्ट थी, ओरिजिनल आनी ही वो थी, तब भी रिवैल्यूएशन नहीं होना था। इसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होती इस केस में, याद रखना। बेशक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रहा हो, बेशक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट मॉडल पे जा रहा हो, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, वो आता रहेगा जब तक कि एसेट आपका डिस्पोज नहीं हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमने वो भी बनाने थे, एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे एसओसीआई एसओएफपी के, वो बना लेते हैं 2018 और 19 के। जी जी, हाँ हाँ, क्योंकि स्टेप्स है क्या। हाँ, ये स्टेप्स हैं, ये स्टैंडर्ड कहता है। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कॉस्ट मॉडल से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको रिवैल्यूएशन करके उसकी गेन को रिवैल्यूएशन सरप्लस पे लेके जाना है, ठीक है। वो कहता क्यों है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले करा दूं सवाल, फिर बता भी दूंगा कहता क्यों है। ये तो बता रहा हूँ, ये मैं बता देता हूँ, इसकी लॉजिक बता देता हूँ, बट करना ऐसे ही है। इस केस में, सिर्फ इस केस में, जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करें, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू में ट्रांसफर करें। अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट कॉस्ट मॉडल है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कॉस्ट मॉडल है, तब कुछ नहीं होना। तब भाई कॉस्ट मॉडल की तो दोनों जगहों पे अकाउंटिंग सेम है, तब कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कॉस्ट मॉडल की दोनों जगहों पे अकाउंटिंग क्या है, सेम है। वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को काट के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहने लगना, उस अकाउंट की हेडिंग काट के उसको अब से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई कर देना उस एसेट को, बस। क्योंकि कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग सेम होती है। ये डिफरेंस वहां आएगा जहां पर रिवैल्यूएशन मॉडल, या तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिवैल्यूएशन मॉडल से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हो रही है, तो एक ही बात है, तब तो रिवैल्यूएशन के भी यही स्टेप्स होंगे। या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल से भी अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रही है, तब ये वाले स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। क्या तब तो ये स्टेप्स होंगे, तब तो रिवैल्यूएशन करनी ही थी, वो तो कोई नई बात थी ही नहीं। ट्रांसफर डेट पे फेयर वैल्यू पता चल गई, जब फेयर वैल्यू पता चल जाएगी तो रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, वहां भी बात हो रही। ये कॉस्ट मॉडल अभी पढ़ेंगे आगे, कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है आगे, उसको देख लेते हैं। अच्छा, तो यहां पे हम बना लेते हैं बच्चों एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2018 और 19 के बनाने। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं पहले 2018 और 2019। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 2018 पे 31 दिसंबर 18 पे ये एसेट हमारे पास क्लासिफाई हो रहा था एज, ये भी नेटबुक वैल्यू प्रेजेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की नेटबुक
वैल्यू प्रेजेंट करनी है 2250 का, और कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम शो नहीं कर रहे थे। पता चल गया कहां से देखा है। और 2019 के अंदर हमने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दिया 2750 पे, तो यहाँ 2750 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई हो जाएगा, वहां से निकल के। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टू 2019 पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीजें आनी है वो लिखते हैं। 2018 के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था 250। तो सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख लेता हूं। 18 में था 250, 19 में भी तो था ना, क्योंकि वो एसेट पहले 6 महीने डेप्रिसिएट ही हुआ है। कितना 125। उसके बाद इसके ऊपर रिवैल्यूएशन हुई, और रिवैल्यूएशन की वजह से गेन आया कितना 475। बट ये जो रिवैल्यूएशन गेन होता है 475, ये कहां जाएगा ओसीआई में। रिवैल्यूएशन 475, ये बड़ा था ना, यही एंट्री है भाई। ये देखो ना, प्रॉपर्टी इक्विपमेंट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस में गेन डालना 475, तो वो इधर आ गया ओसीआई में आ गया 19 में। और क्या हाँ, इक्विटी का भी बना सकते हैं, इक्विटी बना के रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस लिख दें 475। ठीक है, गुड। उसके बाद बच्चों फेयर वैल्यू गेन आ रहा है 150। ये फेयर वैल्यू गेन कहां जाता था P&L में, तो यहां पर जो फेयर वैल्यू गेन आया, फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो आ गया 150, वो इधर आ गया। ठीक है बच्चों, ये इसके एक्सट्रैक्ट्स बन गए। आप यहाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस, ऐसे मेरे पास अब जगह कम है, आप इक्विटी की हेडिंग देख के लिख लेना रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस इक्विटी के अंदर शो हो जाएगा हमारा। अगर वो अकाउंट बनाते तो आपको नजर भी आ जाता 475। कि मैंने अभी ए पार्ट किया, इसको नोट कर लो।
ठीक है बच्चों, कर लिया नो? हाँ, रेंट इनकम भी आएगी। यस, यहाँ लिख देते हैं P&L रेंट इनकम 90। अच्छा बच्चों, ये हमने भी ए पार्ट किया था जिसके अंदर हमारी 31 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एंड के ऊपर वैल्यू कितनी बन रही थी? 2750। यानी कि इस डेट को वैल्यू कितनी बन रही थी? ये 2750। तब आंसर क्या आना था? बी पार्ट है कि अगर इसकी वैल्यू बन जाती 2000, फिर आंसर क्या आना था? देखो, अब इसका मैं बी पार्ट कर रहा हूं कि फेयर वैल्यू कितनी होती? 2000। तो क्या होना था? ये देखो, 2750 की जगह यहां पर आ जाता बैलेंस SOFP 2000, तो 600 का क्या आ जाना था? फेयर वैल्यू लॉस। तो इस गेन की बजाय ये जो आपने एंट्री की ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन P&L क्रेडिट, इसकी बजाय एंट्री ये होनी थी, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट 600 से और 600 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। अच्छा, वैसे आप लोगों ने IAS 16 में पढ़ा हुआ है कि अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवर्स किया जाता है, बट यहां पे अगर फेयर वैल्यू लॉस भी हुआ तो वो कोई भी लॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट नहीं होगा। इसको आपने फेयर वैल्यू लॉस P&L में ही लेके जाना है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर लेनी है, ये बात याद रखनी। ठीक है, इसकी एंट्री वैसे ही होगी। अब इस वजह से यहां पर चेंज क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अब नेट बुक वैल्यू 2750 की बजाय कितनी हो जाएगी? 2000, कि हमने पार्ट बी बना दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन आ रहा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब हम लिखेंगे फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 600, और ये हम नेगेटिव में लिख देंगे। रेंट इनकम उसी तरह आती रहेगी। रियलाइजेशन गेन 475 का उसी तरीके से स्टैंड करता रहेगा। तो आप ऐसे बस ये वाला पॉइंट नोट कर लें, एंट्रीज जो चेंज हो रही हैं वो वैल्यूज नोट कर लें, क्योंकि आपने घर से इसका ए पार्ट और बी पार्ट करना ही है सारे एग्जांपल्स का बाय डिफॉल्ट, याद रखिएगा। स्पीड भी बनानी है ना, स्पीड और एक्यूरेसी बनानी है, तो नेट प्रैक्टिस करनी है आपने। नेट प्रैक्टिस क्या होता है? आती हुई चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं बैट्समैन, फिर उनकी प्रैक्टिस होती है। ये नहीं है तो पता है यार ये शॉट कैसे खेलते हैं, छोड़ दें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जैसा वाला हाल होगा आप लोगों का पेपर में, अगर आपको पसंद है ऐसा हाल तो ठीक है, अदरवाइज आपको आती हुई चीज की बार बार प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी बिल्ड हो।
तो इसलिए मैंने नोट्स में ए पार्ट डाला है, बी पार्ट डाला है, ताकि कम से कम जो चीज आ गई है समझ, उसकी तो अच्छी प्रैक्टिस कर ले, फिर अनसीन सिचुएशंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से। तो इसलिए ये ए पार्ट्स और बी पार्ट्स लाजमी होमवर्क के किया करें आप। और आप सोचेंगे सर आपके पास, हमारे पास टाइम नहीं होता, जी बिल्कुल ऐसा ही है, टाइम नहीं होता कैफ लेवल पे। इसमें कोई ये अनहोनी बात नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल सिचुएशन है कि एक सीए के स्टूडेंट के पास टाइम ना हो रात के, और उसकी सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे की नींद बमुश्किल पूरी हो रही हो, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। और वो अपनी सारी चीजें छोड़कर, दोस्तों को, फैमिली को छोड़कर अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करो, ये एक कैफ लेवल के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें, ठीक है। सारे सीएस जो हैं वो इसी सफर से गुजर के आगे बढ़े हैं। और मेरे जैसे बंदे को देखो, आज भी संडे को क्लास पढ़ा रहा है, क्वालिफाई करने के बाद भी। तो आप लोगों को तो अभी क्वालिफाई भी नहीं हुआ, तो जैसे मैंने कल कहा था, नौकर की थे नखरा की थे, स्टूडेंट की थे नखरा की। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, तो स्टूडेंट ने पढ़ना है भाई, दूसरी कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी, बच्चों आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, पिछले टॉपिक्स जो हमने कंप्लीट करनी है उसके एमसीक्यू जरूर सॉल्व करने हैं आपने। एमसीक्यूज आपको वो लफ्जों की कैद से निकालेंगे और आपको कॉन्सेप्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर क्या हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए आप उसको हैंडल कर लोगे पेपर में। क्योंकि एमसीक्यूज में ये होगा ना, छोटी छोटी सिचुएशंस इतनी ज्यादा आ गई होंगी, वैरायटी आपके पास, कि आप पेपर में हैंडल कर सकोगे उन सिचुएशंस को। अच्छा बच्चों, अच्छा अब एक सवाल जो आप लोगों में से किसी के माइंड में आ रहा हो, एक और सवाल था मेरे मेरे मुझे था कि शायद आप में से कोई बच्चा पूछ ले, जो कि किसी ने नहीं पूछा, कि भाई सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो फेयर वैल्यू गेन होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, बड़े ध्यान से सुनना बात, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो फेयर वैल्यू गेन होता है, इसको हम पीएनएल में क्यों लेके जा रहे हैं? तो ये भी तो किताबी गेन है। वो सारी वो जो कहानी मैंने आपको कराई थी कि भाई ये तो चीज असल में बिकी नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होते हैं, आपने एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की चीज, एक सेकेंड यार, आपने एक बिल्डिंग खरीदी जो आपके एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, उस बिल्डिंग पे को IS16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर रखते हैं। और जब उसको IS16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर रखते हैं तो होता यह है कि आप उसकी रिवैल्यूएशन करोगे, और अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो जाए, फेयर वैल्यू गेन आ जाए, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको तो लेके ही नहीं जाते पीएनएल में। हम कह देते ये तो किताबी गेन है, ये अनरियलाइज्ड गेन है, ये तो हमें हासिल ही नहीं हुआ।
तो आप उस गेन को क्या करते होते थे, आप उस गेन को रिकॉर्ड करते थे ओसीआई में, याद है? बट ये क्या बात हुई कि वही बिल्डिंग अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखी हुई है, उस पर कोई गेन हो रहा है तो आप उसको सीधा पीएनएल में अपना गेन बना देते हो, रियलाइज्ड गेन। तो दोगलापन हुआ ये तो। वो भी तो अनरियलाइज्ड है ना, वो भी तो प्रॉपर्टी आपने बेची नहीं है कि आपको गेन रियलाइज्ड हो। तो ऐसा क्यों किया था हमने, पहले तो ये सोचो। तो है तो किताबी गेन, किताबों में गेन है, ना रिसीव्ड है ना किसी का रिसीवेबल है। हाँ भाई, क्या ख्याल है इसका? किसी के माइंड में सवाल सवाल समझ आ गया आपको? अच्छा, इसका एक सिंपल सा जवाब ये है, पैक वालों के लिए ना, ये वाली बिल्डिंग अगर पैक के नाम पे, वैसे तो रेंट पे आई गेस, बट अगर पैक की कोई बिल्डिंग है ना जिसके अंदर उसके अपने ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, पैक के लिए वो बिल्डिंग बेचना बड़ा मुश्किल है। आज खड़े खड़े वो बिल्डिंग नहीं बेची जा सकती। बट ऐसी बिल्डिंग जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए रखी हुई है, जहां पे कोई स्टूडेंट नहीं है, पहले भी किराए पे चढ़ाई हुई है, तो वो किराए वाली बिल्डिंग बेचना बड़ा आसान होता है। एक बंदा है, समझ रहे हो बात, क्योंकि उसमें उस बिजनेस के ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म हो रहे। तो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू गेन रियलाइज करना बड़ा आसान है एज कंपेयर टू ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें ओनर के ऑपरेशंस चल रहे हैं, पहले ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे, ऑपरेशंस को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, बाद में जाके उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो फेयर वैल्यू गेन मिल सकता है। तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को रियलाइज करना, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू गेन रियलाइज करना मुश्किल है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू गेन रियलाइज करना। अब प्रॉपर्टी तो नहीं, आपने कहीं भी चीज इन्वेस्ट की हो, आपका उससे दिल नहीं लगा होता। एक चीज जो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी होती है, जब आपका दिल चाहेगा आपको एक बेहतर चीज मिलेगी, फौरन उसको बेचोगे, दूसरी चीज में इन्वेस्ट कर दोगे, फौरन उसका रेट अच्छा लगेगा, तीसरी चीज में इन्वेस्ट कर दोगे। ऐसे ही है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, ये होता है। गाड़ी है एक, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं होती गाड़ी, बट एक गाड़ी है जो हम घर के इस्तेमाल में रखते हैं। एक गाड़ी है हमने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी थी, बस ये खरीदेंगे बेच देंगे। एक तो ऑर्डिनरी कोर्स है, वो ना भी हो तब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेचना ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें ओनर ऑक्यूपाइड, वो ओनर ऑक्यूपाइड नहीं होती, ओनर्स के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो रहे होते, तो उसका फेयर वैल्यू गेन रियलाइज करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू गेन को आप प्रॉपर्टी P&L के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि उसको रियलाइज करना बड़ा आसान है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अब अगली बात सुन लो। अब एक बंदा, एक बिजनेस जिसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जिसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो अपना रिवैल्यू, वो फेयर वैल्यू गेन P&L में लेके जा सकता है अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी शिफ्ट हो जाए तो। एक 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 बंदा था, ये इसी एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक बिजनेस था 7A में, इसने हेड ऑफिस के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी है, और इस हेड ऑफिस में के लिए जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, ये कॉस्ट मॉडल पे है। इसकी मार्केट में जितनी ज्यादा वैल्यू हो जाए, कॉस्ट मॉडल में कोई गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर ये कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में शिफ्ट भी हो जाएगा तो क्या होगा, इसको जो इसके ऊपर गेन आएगा उसको इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में रखना पड़ेगा, उसको भी ये P&L में डायरेक्ट नहीं लेके जा सकता। अब हो सकता है किसी कंपनी की नीयत खराब हो जाए, उनके पास किसी लॉस आ रहा हो और उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेहतर करना हो, तो वो क्या ट्रिक करेंगे, वो पता क्या करेंगे, वो कहेंगे यार हम ऐसा करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो वैल्यू है ना, हम लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को क्या पता, किसी ने आगे चक्कर लगाना है, हम कह देंगे ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और हम रिक्लासिफाई कर कर फेयर वैल्यू गेन जो होगा फॉरन से कहाँ ले जाएंगे, P&L में ले जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। गेम समझे हो? ये स्टैंडर्ड ने इस गेम के इस चोर रास्ते को बंद करने के लिए कहा है कि अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू में ट्रांसफर किया, तो कोई जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा उसको बेटे तुम्हें P&L में लेके जाने की इजाजत
नहीं है, उस पर रिवैल्यूएशन वाले रूल्स अप्लाई करो ताकि इस चोर रास्ते को बंद किया जा सके। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट कॉस्ट मॉडल को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल पे रिक्लासिफाई करोगे तो स्टैंडर्ड आपको उसके रिवैल्यूएशन गेन को या फेयर वैल्यू गेन को P&L में लेके जाने नहीं देगा। ये बात सबको समझ आ गई? तो इसलिए इसके ये स्टेप्स होते हैं। अब किसी का कोई सवाल है इस पे तो पूछ ले। अच्छा बच्चों, आखिरी चीज है कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर। ये बहुत आसान होता है, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर बड़ा आसान है। क्या मतलब, इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट में ले जाओ, तो सिंपल वही होगा। इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होगी वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट बन जाएगी, कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा ही नहीं, क्योंकि जिस अमाउंट पे इन्वेंट्री को मैयर किया होगा, यानी कि 100 रुपए की इन्वेंट्री है, अब आपने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है, तो इन्वेंट्री 100 रुपए से खत्म कर दो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट में 100 रुपए ऐड कर दो और वही कॉस्ट मॉडल फॉलो करते जाओ। बड़ा आसान है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट टू इन्वेंट्री में जाना है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो भी नेट बुक वैल्यू होगी उस दिन वो रिमूव कर देंगे और इन्वेंट्री में ट्रांसफर कर देंगे। एक सवाल भी करा दूंगा इसमें। या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट कॉस्ट मॉडल पे जाना है, कोई मसले की बात नहीं, उसकी कॉस्ट नेट बुक वैल्यू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठाकर खत्म करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई कर दो। या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट कॉस्ट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट में जाना है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म कर दो और जो उसकी नेट बुक वैल्यू होगी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट बन जाएगी। इसमें कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस नहीं आएंगे क्योंकि फेयर वैल्यू भी अपडेट ही नहीं कर रहे, जो नेट बुक वैल्यू है उन्हीं को शिफ्ट कर रहे होगे आप कैरिंग अमाउंट्स को। तो यहाँ पर दो रूल्स होते हैं बस, नेट बुक वैल्यू कॉस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर शैल बिकम द इनिशियल वैल्यू ऑफ रेलिवेंट एसेट और subsequently property shall be accounted for under IAS applicable to the relevant asset। इस पे एक एग्जांपल करा देता हूं ताकि आपको इस पे भी क्लैरिटी आ जाए और ये आज की आखिरी एग्जांपल होगी। इसके बाद दो सवाल और हैं जो पास्ट पेपर्स के मैंने आपको कराने हैं, तो वो मुझे आपको कल की क्लास में ही कराने पड़ेंगे, यहाँ नहीं तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो बहरहाल हमने नॉलेज बेस अपनी पूरी इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली है, बाकी दो पास्ट पेपर के सवाल हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे, तो फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 बस जल्दी से कर लेते हैं। एग्जाम्पल 8A की रिक्वायरमेंट है पास अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर 2020 अकाउंटिंग ईयर January to December an entity is involved in selling and buying of properties. It also provides its properties on rent. On 1st January 2020 property A was acquired for rupees 8,000 and on same day provided on rent for 6 months। ये हमारी क्या बन गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। Monthly rent was rupees 20 and rent shall be received 6 months in arrears on 1st July। ठीक हो और on 1st July 2020 property A was vacated by the tenant and entity decided to shift its admin office in property A। यानी कि अब उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से शिफ्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मैयर करते हैं हम कॉस्ट मॉडल पे और फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए ऑन 1st July 2020 was rupees 8400। एंटिटी यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर इट्स बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए भी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए भी कॉस्ट मॉडल ही फॉलो होता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड और हमसे रिक्वायर्ड है पास अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर 2020। कुछ कहना है? क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, ठीक। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफर के दिन फेयर वैल्यू का इनमें कोई काम नहीं। कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर्स में याद रखना फेयर वैल्यू का कोई काम नहीं है। क्यों दी है? कंफ्यूज करने के लिए आपको। खैर 1st January 20 को कंपनी ने प्रॉपर्टी ए बाय की है 8,000 की। 1st January 20 को प्रॉपर्टी ए बाय की है
8,000 की 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, और शुरू में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे बाय किया तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कर लेंगे। और उसी दिन उसको रेंट पे भी दे दिया था हमने, और मंथली रेंट 20 है, रेंट मिलेगा 6 मंथ्स के लिए 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 20 को हमें बैंक डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 6, 120 का रेंट आ गया। अच्छा, अच्छा उसके बाद ट्रांसफर हो रहा है, तो आप एक काम करें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर कॉस्ट मॉडल पे हो उस पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, तो आप ये कर सकते हैं 1 जुलाई तक जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कर दें। कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनेगा? 8,000, 10% चार्ज होती है, ठीक है, 10% इंटू 10% इंटू 6/12, 400। 30 जून करने, 1 जुलाई करने, जिस दिन आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं ना, उसमें कोई इशू नहीं है। कंबाइंड भी लिख सकते हैं बट सेपरेट करने चले। अच्छा, आप ट्रांसफर कर देंगे 1 जुलाई 20 को, तो हम इसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी खत्म कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। हम इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डेबिट कर लेंगे जो उसकी नेट बुक वैल्यू होगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट खत्म कर दें 8,000 से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही होगी 400, वो खत्म कर दें। नेट बुक वैल्यू क्या बन रही थी? 7600। इस 7600 को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में शिफ्ट कर लें। उसके बाद 31 दिसंबर 20 को आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे रेट लगा लें 7600 उसकी वैल्यू है, इंटू 10% इंटू 6/12, 380 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है। पता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए काफी है इतना ही। अपना ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज।